मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 23 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में से जो है गद्य भाग में से पहला अध्याय है बड़े भाई साहब। इसका जो है आज हम जो है रिवीजन के तौर पर प्रश्नोत्तर पर समग्र जो है अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। बड़े भाई साहब इस पाठ के अंतर्गत एक बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई स्वयं लेखक हैं और इन दोनों में 3 दर्जे यानी क्लास का अंतर था। उसके साथ साथ उम्र में छोटे भाई 9 साल के थे, बड़े भाई 14 साल के थे, तो 5 साल का अंतर था। जब परीक्षाएं आई तब बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटे भाई पास हो गए। अंतर 2 कक्षा का ही रहा। उसी प्रकार और एक बार परीक्षाएं आई और उसमें छोटे भाई पास हो गए, बड़े भाई फेल हो गए। तो अभी अंतर 1 कक्षा या दर्जा की थी। तो इसी दौरान छोटे भाई जो हैं खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उनकी अभी डांट फटकार, बड़े भाई की जो डांट फटकार है, वो जो अपने बड़े होने का नाते से उन्हें कुछ उपदेश देते थे, वह उनसे ऊब कर अब उनकी पास न होने के कारण अभी बड़े भाई साहब उन्हें ज़्यादा बोलते नहीं थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए वे खेल कूद में ज़्यादा समय बिताने लगे। इसीलिए उनका अहंकार जो है तोड़ने के लिए बड़े भाई ने रावण और कक्षा के संबंधित विषयों का उन्होंने जो समस्याएं हैं उसे बताया। उसके साथ साथ जब भी न इतना होते हुए भी न मानने के बाद बड़े भाई ने जो है यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान से भी अनुभव या व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है, यह उन्होंने बताया। माँ, दादी और हेडमास्टर के जो उदाहरण दिए, तो इससे छोटे भाई जो हैं उनका सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ और बड़े भाई के प्रति उनको प्यार आया और श्रद्धा उमड़ कर आई और वे अनुभव ज्ञान या व्यवहार ज्ञान को ज़्यादा मानने लगे। इस तरह हमने पिछले वीडियो में बड़े भाई साहब अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यदि आपको इससे भी ज़्यादा अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? रुचि यानी यहाँ पर उसके प्रति जो है प्यार। कथानायक की रुचि यानी यहाँ पर छोटे भाई हो जाते हैं। कथानायक की रुचि खेल कूद, कंकरियाँ उछालने, गप्पबाजी करने, कागज़ की तितलियाँ बनाने, उड़ाने, उछल कूद करने, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से
जब भी वह बाहर से आता हर समय यही सवाल पूछते, अब तक कहाँ थे। यह उनका सवाल होता हर बार। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। यानी दूसरी बार पास होने पर उनका अंतर जो है 1 साल 1 कक्षा का था, तो उस समय उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। उत्तर इस प्रकार है, छोटे भाई के दूसरे बार पास होने तथा बड़े भाई के दूसरी बार पास न होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना कम कर दिया और सहिष्णुता, प्यार दिखाना का रवैया अपना लिया, जिससे छोटा भाई आज़ाद हो गया और ज़्यादा पतंगबाजी और मौज मस्ती में समय बिताने लगा। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे, परंतु केवल 3 कक्षा आगे थे। लेखक 5वीं कक्षा में और बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। यानी कुछ वे बड़े भाई साहब हरकत करते थे आराम के समय, पढ़ाई के बाद वे क्या क्या हैं देखेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर यानी मार्जिन चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो कभी बेमेल शब्द लिखते, कभी सुंदर लिखी में शेर लिखते थे। इस तरह उनका जो है आराम के समय बर्ताव करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई बड़े भाई का जो टाइम टेबल है उसे पालन क्यों नहीं किया। उत्तर इस प्रकार है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया जिसमें खेलने का कोई समय नहीं था। रात 11 बजे तक हर विषय का कार्यक्रम बनाया गया, परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, उसकी हरियाली हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल की तेज़ी, सब चीज़ें उसे अपनी ओर खींचती और वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता था। तो अगला प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। छोटे भाई बड़े भाई के सामने सम्मुख आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। इसका उत्तर इस प्रकार है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुँचे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। वह बहुत क्रोधित थे। उन्होंने छोटे भाई को बहुत डांटा। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। गुल्ली डंडा खेल की उन्होंने बहुत बुराई की। उनके अनुसार यह खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं है, अतः इसे खेलकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि अव्वल आने पर उसे घमंड हो गया है। उनके अनुसार घमंड तो रावण तक का भी नहीं रहा।
अभिमान का एक न एक दिन अंत होता है। अतः छोटे भाई को चाहिए कि घमंड छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दे। इस प्रकार प्रतिक्रिया रही। अगला प्रश्न है, बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई छोटे भाई के सामने अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। इसका उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई की उम्र छोटे भाई से 5 वर्ष अधिक थी। वे हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक के रूप में थे। वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते थे। उन्हें भी खेलने, पतंग उड़ाने, तमाशे देखने का शौक था, परंतु अगर वे ठीक रास्ते पर न चलते तो भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते? अपने नैतिक कर्तव्य का बोध करके वे अनुशासित रहते और अपनी इच्छाएं दबाए लेते। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? सलाह देते थे, लेकिन छोटे भाई को यह सभी उपदेश लगता था। इसका उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई साहब छोटे भाई के होशियार होने के बाद भी चाहते थे कि वह हरदम पढ़ता रहे और अच्छे अंकों से पास होता रहे। इसीलिए वे उसे हमेशा सलाह देते कि ज़्यादा समय खेल कूद में न बिताए, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए। वे कहते थे कि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। इस तरह उसे सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? जब वह कक्षा में बड़े भाई साहब फेल होते हैं और ये दर्जा पास करते हैं तो इसका फ़ायदा कैसे उठाए छोटे भाई ने? यह इसका उत्तर इस प्रकार है, छोटे भाई बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाने लगे। इस पर छोटा भाई पास हो गया तो उसका आत्मसम्मान और भी बढ़ गया। बड़े भाई का रौब नहीं रहा। वह आज़ादी से खेल कूद में जाने लगा। वह स्वच्छंद हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े न पढ़े पास हो जाएगा। इसलिए उसके मन से बड़े भाई साहब का डर खत्म हो गया था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। प्रश्न इस प्रकार है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, छोटा भाई अभी अनुभवहीन था। वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर है, बड़े भाई साहब ने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने पर जोर देती है। आए या न आए पर उस पर बल दिया जाता है। रटने की प्रणाली पर भी जोर है। अर्थ समझ में आए न
आए पर रटकर बच्चा विषय में पास हो जाता है। साथ ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री निरंतर अभ्यास के बाद भी गलत हो जाती है। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो जरूरी नहीं है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखना, ऐसी शिक्षा जो लाभदायक कम और बोझ ज़्यादा हो, ठीक नहीं होती है। इस तरह उन्होंने शिक्षा पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इसका उत्तर इस प्रकार है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताब ज्ञान से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादी व हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे न होने पर भी हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है। वे हर परिस्थिति में अपने को डालने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उसकी गलतियों का जो है उसे एहसास हुआ तो कैसे श्रद्धा उमड़ आई? इसका उत्तर इस प्रकार है, छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते रहते थे। उनके डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, परंतु जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी जाता रहा। वह बेखौफ होकर खेलने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बात सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषता बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते हैं, घोर परिश्रमी हैं, चाहे उन्हें समझ में न भी आए परिश्रम करते रहते हैं। वह वाक्पटु भी हैं, छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। वाक्पटु यानी बोलने में माहिर। उन्हें बड़प्पन का एहसास है, इसीलिए वह छोटे भाई को भी समझाते हैं। अनुभवी होने से जीवन में अनुभव की महत्ता समझते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव की किताबी को ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों को है वह पुस्तक पढ़कर हासिल नहीं होता। जिंदगी के अनुभव उन्हें ठोस धरातल देते हैं, जिससे हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। पुस्तकें व्यवहार की भूमि नहीं होती है। गलत सही उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। अतः जीवन के अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए, पाठ के किन अंशों में पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में
बड़े भाई के प्रति भाई के लिए आदर भर आया। दूसरा है, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। बड़े भाई को ज़िंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से कुशलता से परिवार पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी अच्छाइयों पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक कर सकते हैं। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझ रहे थे। उसी समय एक पतंग कट कर आई। छोटा भाई उसे लूटने दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वे हॉस्टल की ओर दौड़े। यह उनके भीतर बच्चा होने का प्रेरणा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज़्यादा खेलने के लिए डांटते, उसका भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इसका भाव है, बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताब रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। उत्तर, लेखक हर समय अपने खेल कूद सर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता था, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार छोटा भाई खेल कूद के नहीं छोड़ता था। आगे है, बुनियादी ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव ही कमज़ोर हो तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि जीवन को सुंदर दिशा देनी हो तो परिश्रम करना आवश्यक है। यहाँ नींव से तात्पर्य घर के बड़ों से है तथा मकान आने वाली पीढ़ी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्म स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसका उत्तर, लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी और मन पतंग रूपी शहगीर की तरह। उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसे लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। इस प्रकार आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित बड़े भाई साहब इस अध्याय का प्रश्नोत्तर का हमने आज चर्चा की है। इसे आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। धन्यवाद।